नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा। आज चित्रलेखा का 9वां परिच्छेद। 8वें परिच्छेद में आपने सुना कि चित्रलेखा बीजगुप्त के भवन पर आती है उनसे मिलने के लिए, पर बीजगुप्त वहां नहीं है। श्वेतांक होता है तो श्वेतांक उसे बताता है कि स्वामी नहीं है। तो फिर श्वेतांक और चित्रलेखा एक ही रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। फिर पाटलिपुत्र के नगर का वर्णन है, किस तरह का क्या होती है वहाँ की, किस तरह की सिचुएशन होती है उस जगह पे। और फिर उन्हें रास्ते में बीजगुप्त मिलता है। फिर बीजगुप्त के साथ सब अपने भवन में लौट आते हैं। तो जब वो बीजगुप्त के भवन में तीनों लौटते हैं तो वो तीनों फिर उसी जो बीजगुप्त का व्यक्तिगत कक्ष है, बीजगुप्त और चित्रलेखा का, और वहाँ श्वेतांक भी होता है। श्वेतांक वहां से जाने लगता है लेकिन बीजगुप्त उसे रोक लेते हैं। फिर वहाँ बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच वार्तालाप होती है और फिर वो वार्तालाप बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप है। प्रेम, वासना, प्रकृति, इसकी इतनी ही सुंदर परिभाषा लिखी है। मैं एक बार फिर से आपको बीजगुप्त जो प्रेम की परिभाषा बताता है चित्रलेखा को, वो सुनिए। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वो वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य ये शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। प्रेम के संबंध में अगर आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी तो उन बहुत सारी सुंदर चीजों में से एक ये जो संदर्भ या परिभाषा लिखी है लेखक ने प्रेम की, कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है। बस ऐसे ही कुछ शास्त्र सम्मत बातें होती हैं प्रेम और वासना से संबंधित। लेकिन इस वार्तालाप में बीजगुप्त ने ये नोटिस किया कि चित्रलेखा की तर्क शक्ति बढ़ने लगी है और इस बार चित्रलेखा बीजगुप्त को ये भी एहसास होता है कि चित्रलेखा उससे कुछ बातें छिपा रही है। हालांकि बीजगुप्त ये शंका पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि चित्रलेखा कुमारगिरी की तरफ झुकने लगी है और ये सत्य भी है और इस बात का आभास बीजगुप्त को है। लेकिन फिर भी बीजगुप्त, चूंकि वो चित्रलेखा के प्रेम में है, तो वो अपने आप को भी बहलाने की कोशिश करते हैं कि वो चित्रलेखा से फिर प्रेम और वासना के संदर्भ में बातें करते हैं। अब आगे, आज 9वां भाग। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान में त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग उनकी उपमा विदेह से देते थे और वे इस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उसकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। उसका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे और उसके सम्मुख होते ही लोगों में उसके प्रति भक्ति भाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्रायः 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्वाण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था ही, पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी।
हिरनी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें गर्व की उच्छृंखलता न थी, उसमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था। मृत्युंजय के हितैषियों ने, और उन हितैषियों में वे व्यक्ति भी थे जिनके हृदयों में यशोधरा को पुत्रवधू बनाने की लालसा प्रबल थी, मृत्युंजय से एक बार नहीं अनेक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध का वर्णन किया। पर अनुभवी और वृद्ध मृत्युंजय ने सदा यही उत्तर दिया, ये बीजगुप्त के उन्माद का काल है, भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है और बीजगुप्त यथेष्ट शिक्षित, वो इस समय अनुभव सागर में तिर रहा है। बीजगुप्त उस दिन मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहाँ एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एक आध बार जब वो निरी बालिका थी तब देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहाँ से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ, और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने ये पढ़ा कि वो चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, एक विचित्र बात हुई है, तुम वयोवृद्ध मृत्युंजय को जानती होगी? चित्रलेखा बोली, हाँ। और संभवतः उनकी कन्या यशोधरा को भी? बीजगुप्त ने पूछा। कुछ सोचकर चित्रलेखा ने कहा, हाँ, उसे भी एक आध बार देखा है। बीजगुप्त बोला, यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में आमंत्रित हूं। मेरा मृत्युंजय से अधिक परिचय नहीं है, इसलिए ये निमंत्रण को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ है। पर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझको इस बात पर हुआ है कि मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। इसका अर्थ यह है कि मेरा जाना अनुचित है, चित्रलेखा ने कहा। बीजगुप्त बोला, नहीं चित्रलेखा, तुम्हें निमंत्रण मिला है मेरे द्वारा और मेरे साथ चलने को। ये उचित भी है, क्योंकि समाज मेरे और तुम्हारे संबंध को पवित्र मानता है। चित्रलेखा ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, बीजगुप्त, मैं उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नर्तकी की स्थिति में ही जाने की अभ्यस्त हूं। बहुत संभव है कि कुलीन स्त्रियां मेरा अपमान करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करना होगा ये मैं नहीं जानती। ये सुनकर बीजगुप्त हंस पड़ा। वो बोला, मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा अपमान करने का साहस किसी को ना पड़ेगा, ये विश्वास रखो। ये कहते हुए बीजगुप्त ने श्वेतांक को बुलाया। श्वेतांक के साथ दोनों बाहर निकले। बीजगुप्त के रथ पर चित्रलेखा और बीजगुप्त आरूढ़ हुए। श्वेतांक ने घोड़ों की लगाम ली। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने उच्च स्वर में कहा, महासामंत बीजगुप्त का रथ द्वार पर है। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांक पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे। पाटलिपुत्र के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त तथा चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास था, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व दूर कर दिया, आत्मविश्वास डिगा दिया। यशोधरा ने आदरपूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। यशोधरा को चित्रलेखा के पास बैठा देखकर और चित्रलेखा का विशेष आदर करते देखकर अन्य महिलाओं को बुरा लगा। अपने बाल्यकाल में यशोधरा ने चित्रलेखा का नृत्य देखा था। उस समय वो चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित भी हुई थी।
आज उसे उसके पिता का आदेश था कि वो चित्रलेखा के साथ रहे। ये काम यशोधरा को रुचिकर था। चित्रलेखा के चारों ओर युवतियां एकत्रित हो गई थी। कुछ हंस रही थी तो कुछ व्यंग्य वचन कह रही थी, पर चित्रलेखा ने उसका बुरा न माना। अपनी स्थिति वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। पास ही खड़ी हुई एक बहुत बड़े सामंत की स्त्री ने कहा, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई है। बात जितनी कटु थी, उत्तर उससे अधिक कटु था। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमानिनी स्त्रियों को बाध्य करने वाली को बधाई की कोई आवश्यकता नहीं। एक ने दूसरी की ओर देखा और दूसरी ने तीसरी की ओर। बात जिस तीव्रता से कही गई थी, उसका प्रभाव एकत्रित पुरुष समुदाय पर भी पड़ा। बीजगुप्त उस ओर घूम पड़ा। उसे भय था कि चित्रलेखा का बहुत संभव है अपमान हो। इस उत्तर प्रत्युत्तर से उसका भय और बढ़ गया। उसने पूछा, क्या बात है? चित्रलेखा का क्रोध से लाल मुख एकदम शांत हो गया। कुछ नहीं, आपस में हंसी हो रही थी। और फिर चित्रलेखा हंसने लगी। यशोधरा चित्रलेखा के इस भाव परिवर्तन पर मुग्ध हो गई। बीजगुप्त के जाने के बाद उसने चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम तो लोक व्यवहार में बहुत कुशल हो। चित्रलेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, तभी तो इतनी प्रभावशालिनी हूं। चित्रलेखा की हास्य ध्वनि झंकृत हो उठी। नवयुवक समुदाय की आंखें उधर उठ गईं। बीजगुप्त से उसी समय उन नवयुवकों ने गाने का प्रस्ताव किया। वीणा लेकर बीजगुप्त ने बागेश्वरी की आलाप भरी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध से बीजगुप्त के गाने को सुन रहे थे। बीजगुप्त ने गाना समाप्त कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने स्वयं वीणा लेकर यशोधरा की ओर संकेत किया। यशोधरा ने भी बागेश्वरी गाना आरंभ किया। यशोधरा का गाना समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका था। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। उसने कहा, यशोधरा से एक प्रार्थना मैं भी करूंगी। यदि उसकी इच्छा हो तो इस समय वो कल्याण में कोई गाना गावे। लोगों की दृष्टि चित्रलेखा की ओर घूम गई। मृत्युंजय ने चित्रलेखा की ओर देखा। वे चित्रलेखा के कथन के महत्व को ना समझ सके। फिर प्रार्थना एक आमंत्रित अतिथि द्वारा की गई थी। मृत्युंजय ने वीणा में कल्याण के स्वर भरे और यशोधरा ने गाना आरंभ किया। इस बार यशोधरा ने सबको मुग्ध कर दिया। लोग उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। गाना समाप्त हो गया और चित्रलेखा ने यशोधरा को बधाई दी। बहन यशोधरा, मैं तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूं। मृत्युंजय चित्रलेखा की प्रार्थना का महत्व अब समझे। वो बोले, और चित्रलेखा, मैं तुमको यशोधरा की ओर से धन्यवाद देता हूं। इस वार्तालाप को बीजगुप्त सुन रहा था। हंसते हुए उसने कहा, क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूं? चित्रलेखा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। मृत्युंजय ने वीणा ली और बीजगुप्त ने मृदंग। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। ठीक इसी समय प्रहरी ने पुकारा, योगी कुमारगिरी अपने शिष्य के साथ द्वार पर पधारे हैं। यह सुनकर मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमारगिरी का स्वागत करने बाहर गए। मृत्युंजय के वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। मृत्युंजय कुमारगिरी को भीतर ले आए। कुमारगिरी के साथ विशाल देव भी था। कुमारगिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, मेरा काफी अपमान हो चुका है। बीजगुप्त ने पूछा, ये कैसे?
चित्रलेखा, मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वो मनुष्य नहीं है, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद कर देना मेरा अपमान नहीं है तो और क्या है? बीजगुप्त मुस्कुराया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस समय तक कुमारगिरी आसन पर बैठ गए थे। चित्रलेखा ने आगे बढ़कर योगी कुमारगिरी का अभिवादन किया। फिर उसने मृत्युंजय से कहा, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूं। मृत्युंजय के उत्तर देने से पहले ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, ये क्यों? क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी? और ये स्वाभाविक भी है। कुमारगिरी का शिशु सा कोमल और मधुर हास्य संगीत की भांति गूंज उठा। चित्रलेखा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती, इतना विश्वास रखो। मेरे यहां से जाने का दूसरा कारण है। कुमारगिरी, पर तुमने जाने का उचित अवसर नहीं चुना। चित्रलेखा हंसते हुए बोली, तो फिर मैं ना जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा फिर उठाई, पर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैंने नहीं टाली थी। इस बार मेरा अनुरोध है कि तुम नृत्य करो, और मेरा अनुरोध तुम ना टालोगी, इसका मुझे विश्वास है। चित्रलेखा ने वास्तव में यशोधरा का अनुरोध ना टाला। उसने नृत्य आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक वे एकटक यशोधरा की ओर देखते रहे। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थी, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी। उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा की शांति अथाह सिंधु की भांति थी, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा मृत्यु की शांति। कुमारगिरी को अनुभव हुआ मानो वो संसार की ओर आकर्षित हो रहा है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही है। नृत्य समाप्त हुआ। मृत्युंजय ने दासी से पूछा, भोजन में कितना विलंब है? दासी ने उत्तर दिया, भोजन तैयार है, केवल आज्ञा की देर है। आमंत्रित अतिथि भोजन गृह में जाकर बैठ गए। दासियों ने भोजन परोसना आरंभ किया। बीजगुप्त के पास यशोधरा बैठी। चित्रलेखा यशोधरा के पास थी और उसी के पास श्वेतांक। भोजन आरंभ हुआ और पास बैठे हुए अतिथियों में वार्तालाप। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से ना बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ है और इस परिचय पर मैं अपने को बधाई देता हूं। अपने जीवन में आज पहली बार यशोधरा की हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें एक दूसरे मनुष्य की आंखों के सामने उठ ना सकी। यशोधरा का हृदय धड़क रहा था। धीरे से उसने उत्तर दिया, मेरा परिचय कोई महत्व की बात नहीं है। यह बातचीत सुनकर चित्रलेखा हंस पड़ी। भगवान करे ये परिचय घनिष्ठता में परिणत हो और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता भरे नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से, पर श्वेतांक एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांक से मिल गईं। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांक को ना देखा था। अपने भवन में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को वो पहचानती थी। श्वेतांक केवल ऐसा व्यक्ति था जिसको वो नहीं जानती थी। बीजगुप्त ने से यशोधरा ने पूछा, ये नवयुवक कौन है? बीजगुप्त हंस पड़ा और बोला, मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। यशोधरा को कुतूहल हुआ। वो बोली, सेवक और छोटा भाई? बात भी विचित्र थी, पर ये कैसे? ये इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांक है। ये भी क्षत्रिय नवयुवक है और उच्च कुल का है, पर अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के साथ रहा है।
गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दिया है। मेरे द्वारा ये नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। यशोधरा का आश्चर्य और भी बढ़ा। पाप का पता लगाने के लिए इनके गुरु ने इनको आपके पास भेजा है। क्या वास्तव में आपका स्थान अथवा आपके व्यक्तित्व से संपर्क पाप का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्थान है? यशोधरा की बात सुनकर बीजगुप्त मन ही मन हंसा। कितनी भोली बालिका थी और कितनी भ्रम में थी। संभवतः पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वो पापी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है। अपने को ठीक तरह से समझना उसके लिए असंभव है। यदि श्वेतांग इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं पापी हूं तो मैं वास्तव में पापी हूं। यशोधरा के उर में एक ठेस सी लगी। जिस व्यक्ति के प्रणय बंधन की कल्पना से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था, वही व्यक्ति एक बहुत बड़े आचार्य द्वारा पाप का पता लगाने का उपयुक्त साधन माना गया था। उसने श्वेतांग की ओर देखा। कितना भोला और सुंदर नवयुवक था। और बीजगुप्त? उस समय भोजन समाप्त हो गया था। लोग उठ खड़े हुए, हाथ मुंह धोकर फिर सब एकत्रित हुए। बीजगुप्त ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर मृत्युंजय से उसका परिचय कराया। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर को विदा हुए। आज का ये परिच्छेद इतना ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा का 9वां परिच्छेद। अगर आप सबको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको किस्सा कहानी पर आने वाले सारे प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं, आप सुनते हैं, खासकर साहित्यिक कृतियों का वाचन, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए कि और आप क्या सुनना चाहते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।